जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानफी और उसके साथियों ने एफान पर सरप्राइज अटैक लॉन्च कर दिया, मगर तभी पोंगबो जो कि एक कमजोर डिसाइपल था उसने अपने एग्जाम को पास करते हुए एफान के साथ मिलकर हानफियो की वाट लगा दी। साथ ही उन्होंने हानफियो को वार्निंग दी कि अगर वो अभी भी नहीं सुधरा तो उसकी शानदार जुल्फों को काट कर उसका शाकाल बना देंगे। और फिर इन दोनों भाइयों ने घर वापिस जाने की उम्मीद में ऐसे एलिक्सर गट के मानो चाय की प्यालियां हो, जिससे एफान का जिद्दी सी ऑफ सफरिंग थोड़ा सा पिघल कर उसकी जर्नी की शुरुआत हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर पोंगबो एफान को बता रहा था कि भाई तूने तो बड़ा ही गजब का गोल्डन फ्लो रिलीज किया, शुक्र मनाओ कि हम सेक्ट से काफी ज्यादा दूर रहते, वरना इस नजारे को सेक्ट का हर एक बंदा विटनेस कर पाता। जो सुनकर एफान उसे सरप्राइज होते हुए पूछ रहा था कि क्या तुमने भी उस एनर्जी को देखा था? तो पोंगबो कहने लगा भाई मैं डम जरूर हूँ लेकिन अंधा तो बिल्कुल नहीं, ऐसा गोल्डन एनर्जी का सुनामी तो मैंने आज तक नहीं देखा था। मगर एफान मायूस होकर कहने लगा कि मैं इसे सक्सेस नहीं मान सकता क्योंकि मैं बस एक तिल जितने छोटे से सी ऑफ सफरिंग को ही पिघला पाया हूँ। जिस पर पोंगबो कहने लगा कि चाहे ये कितना ही छोटा क्यों ना हो, एल्डर वू को ये बात पता चलनी चाहिए कि तुम्हारी होली बॉडी कल्टीवेशन कर सकती है और तुम्हारी ऑरा तो किसी मार्वल स्टूडियोज की हीरो से कम नहीं थी। मगर एफान उसे समझाने लगा कि हम ये बात एल्डर वू को नहीं बताएंगे, वैसे भी यहाँ पर हमारी कई सारे दुश्मन हैं तो उनका पूरा ध्यान मुझ पर आ जाएगा और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं इस कल्टीवेशन की जर्नी को आगे बढ़ा पाऊंगा। तो पोंगबो से कहता है कि भाई पता नहीं तुम ऐसी निगेटिव बातें क्यों कर रहे हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने अपने सी ऑफ सफरिंग को ओपन कर लिया है। तो एफान कहने लगा कि तुमने देखा था इतना सारा एलिक्सर पीने के बाद मैं बस एक छोटा सा पोर्शन ओपन कर पाया, ऐसे महंगे सी ऑफ सफरिंग को कोई ऑर्डिनरी सेक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर हमें आगे बढ़ना है तो बहुत ही खतरनाक चीजों की जरूरत पड़ेगी। जिस पर पोंगबो कहता है भाई शायद तुम टाओ स्क्रिप्चर की बात कर रहे हो, हमें उस किताब के मिसिंग पेज को ढूंढना होगा, क्या वो मिल गया तो तुम स्ट्रॉन्ग बन पाओगे? जिस पर एफान कहने लगा कि मेरी एंशिएंट होली बॉडी को यूजलेस बॉडी कहा जाता है, यानी कि हमारा आगे का रास्ता भी आसान नहीं होने वाला। और हाँ ये बात भी है अगर तुम इस बॉडी को इतनी इजीली कल्टीवेट कर पाते तो इसे कभी भी रेयर, मिस्टीरियस या फिर स्पेशल बॉडी का टाइटल नहीं मिलता, इसका डिफिकल्ट होना जरूरी है वरना तो ये बॉडी अपने मायने खो देगी। जिस पर पोंगबो से मोटिवेट करते हुए कहने लगा कि भाई तुम एक हीरो हो और हीरोज आसानी से नहीं बनते। जो सुनते साथ ही एफान की हंसी छूट गई और अब हम एल्डर हान को देख पाते हैं जो कि हानफियो से कह रहा था कि तुम तो इस बार भी एफान को हरा नहीं पाए। तो हानफियो उसे बताने लगा कि हम उसे हैंडल कर सकते थे मगर उस पोंगबो ने बीच में आकर उसे बचा लिया। तभी हान कह रहा था कि एफान मैं तो उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। अरे अब अगले ही दिन हानफियो अपने ढेर सारे चमचों के साथ एफान और पोंगबो का रास्ता ब्लॉक कर देता है। जो देख पोंगबो कह रहा था कि अगर अपनी भलाई चाहता है तो जल्दी से रास्ते से हट जा वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मगर लिन उससे कहती कि पोंगबो तुम्हारे पास इमॉर्टल सीड है और तुम यहाँ के डिसाइपल भी हो, इसलिए हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे, हम तो बस एफान के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए तुम भी रास्ते से हटकर बस तमाशा देखो। तो एफान तुरंत ही पोंगबो से कहने लगा कि तुम जाकर एल्डर वू को यहाँ पर बुला लाओ। मगर पोंगबो वहाँ से नहीं जाता क्योंकि उसे पता था कि उसके जाते साथ ही ये लोग एफान पर हमला कर देंगे। तो हानफी उसे कहता है कि शायद उस दिन की धुलाई तेरे लिए काफी नहीं थी, तू तो अपना सिर गंजा करवा के ही मानने वाला है। जो सुनकर ही हानफियो के चमचे थोड़े से शॉक हो गए, उन्हें पता ही नहीं था कि हानफियो ऑलरेडी इनके हाथों धुल चुका था और उतने में हानफियो ने उन्हें अटैक करने का इशारा कर दिया। तो ये सभी डिसाइपल्स अपनी तलवारें लेकर इन दोनों पर टूट पड़ते हैं। मगर एफान और पोंगबो ने बड़े ही कुल अंदाज में इनकी खातिरदारी करना शुरू कर दी। जैसे धोबी कपड़े पटकता है वैसे इन सभी को रगड़ रगड़ कर धोया जा रहा था। पोंगबो की तो सी ऑफ सफरिंग ओपन होने की वजह से वो अब पहले से काफी ज्यादा भयानक बन चुका। वहीं पर एफान भी अपने तेज मूव के साथ अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को सबक सिखाने लगा। इसी दरमियान वो पोंगबो से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी देर में हम दोनों कमजोर पड़ जाएंगे और उतने में ही हानफी अपने चमचों को फॉर्मेशन सेटअप करने का हुक्म देता है। तो इन सभी ने अपनी अपनी पोजीशन संभालते हुए डिवाइन पैटर्न वाली तलवारों से इन पर चारों ओर से हमले करना शुरू कर दिए। अब इन दोनों के पास तो कोई वेपन्स नहीं थे तो इन्होंने अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया। वहीं पर हानफी पोंगबो को समझा रहा था
कि तुम साइड में हट जाओ, हम तुम्हें मारने नहीं आए। मगर पोंगबो से कह रहा था कि फालतू की बहानेबाजी बंद करके सीधा मुझ पर अटैक कर। और फिर एक ऐसा पल आया जब इन दोनों को कई सारी तलवारों ने चारों ओर से घेर लिया था। अब इस अटैक को काउंटर कैसे किया जाए ये तो इन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा था। और उतने में उन सभी तलवारों को अचानक से डिस्ट्रॉय किया गया। दरअसल लिंगशु केव हेवन के लीडर वहाँ पर पहुंच चुके थे। वो हानफी पर गुस्सा होते हुए पूछने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि एक इमॉर्टल सीड पर अटैक करो। जिस पर हानफी कहता है कि मास्टर एफान ने मुझ पर पहले हमला किया था, मैं तो बस इन दोनों से बात करने आया। मगर इन दोनों ने यहाँ आते साथ ही हम लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि मास्टर को पता था कि ये बंदा झूठ बोल रहा और इसी वजह से उन्होंने इन सभी को वहाँ से दफा होने का हुक्म दिया। साथ ही पोंगबो और एफान मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगे। अगर वो वहाँ पर सही टाइम पर नहीं आते तो काफी बड़ा मसला हो जाता। अब घर वापस जाते वक्त पोंगबो एफान से कहने लगा कि ये बंदा तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है, जब देखो तब परेशान करने पहुँच जाता। तो एफान उसे बताता है कि उसकी हान फैमिली का इस सेक्ट में काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, स्पेशली उसके अंकल, वो तो परिमिता राल्म पर पहुंच चुका। जिस पर पोंगबो कह रहा था कि वो बुढ़ा चाहे कौन सी भी स्टेज पर क्यों ना हो, अगर आइंदा से उस बंदे ने हमसे पंगे लिए तो मैं उसकी काफी तगड़ी धुलाई कर दूंगा। और उतने में एल्डर वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो कह रहे थे कि तुम्हारी कल्टीवेशन देखी है तुमने कभी, मगर फिर भी मारपीट की बातें कर रहे, अगर उस बंदे को मारने जाओगे तो तुम्हारी ही पिटाई होगी। तो पोंगबो ने बताने लगा कि वो बंदा हानफी जानबूझकर एफान के पीछे पड़ा है। जिस पर एल्डर वो कहते हैं कि उसका अंकल हान मेडिसिन में माहिर है, साथ ही उसने हमारे सेक्ट में काफी हाई स्टेटस मेंटेन रखा। ऊपर से उसकी हान फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती। हमारे सेक्ट के सारे बड़े मसलों को हान फैमिली ही हैंडल करती आ रही, इसलिए कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। अगर एफान इस मसले को हैंडल करना चाहता है तो उसे एब्सोल्यूट पावर को हासिल करना होगा। तो पोंगबो कहने लगा मास्टर क्या आप मुझे 100 ग्रास एलिक्सर दे सकते हो, उसका यूज करके हम अपने पावर्स को इंक्रीज कर पाएंगे। तो मास्टर बताने लगे कि उस एलिक्सर को कंज्यूम करने का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो। वो एलिक्सर 100 अलग अलग हर्ब्स को रिफाइन करके बनाया जाता। वैसी पावरफुल हर्ब्स एंशिएंट फॉरेस्ट में ही मिल सकती, जो कि माउंट टियानहू स्पिरिट रूइन में है। भले उस फॉरेस्ट में ढेर सारी हर्ब्स होंगी, लेकिन वहाँ पर उससे भी ज्यादा तादाद में मॉन्स्टर और डिमोनिक बीस्ट पाए जाते, इसलिए हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स को वहाँ अकेले जाने की इजाजत नहीं। तो एफान उनसे पूछता है कि मास्टर आखिर ये लोग अपने वेपन्स को कंट्रोल कैसे कर लेते। जिस पर मास्टर जवाब देते हुए कहने लगे कि उनके वेपन्स डिवाइन पैटर्न से कंडेंस्ड होते हैं और ये डिवाइन पैटर्न किसी डिवाइन जंजीर जैसे काम करता। और ये सब करना सिर्फ सी ऑफ सफरिंग से ही पॉसिबल है। ये कल्टीवेटर्स अपने डिवाइन पैटर्न को अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते, जैसे कि थ्रोइंग ब्लेड डैगर या फिर फ्लाइंग सोर्ड। और इतना कहते साथ ही उन्होंने अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स को पेड़ों की तरफ रिलीज कर दिया। तो तलवारें उन सभी पेड़ों को कट करते हुए दोबारा से मास्टर के पास वापस आ गई। वो बताती है कि डिवाइन पैटर्न काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, अगर उसे अच्छे से रिफाइन किया जाए तो डिवाइन डाओइज्म की स्टेज को भी अचीव करना पॉसिबल होगा। सब एफान वहाँ से वापस आने के बाद इन्हीं सारे मसलों के बारे में सोचने लगा। वो कहता है कि मैं हमेशा पोंगबो पर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। साथ ही एंशिएंट होली बॉडी को अवेकन करने के लिए मुझे ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी और वो एंशिएंट फॉरेस्ट में मिल सकते हैं, मगर वहाँ पर भी अकेले जाना सही नहीं होगा। और उतने में पोंगबो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो एफान के गले में हाथ डालते हुए कहने लगा कि तू उस हानफी की फिक्र मत कर मेरे भाई, अगर वो पनौती है तो मैं उसे बचाने वाला तावीज हूँ। तो एफान उसका हाथ हटाते हुए कहने लगा कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, जरा बड़ों जैसा बर्ताव किया करो। जो सुनकर पोंगबो नाराज होते हुए कहने लगा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्या तुम भूल गए हम कॉलेज में सेम कपड़े सेम टी शर्ट यूज करते थे, हम दोनों भाई हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ मास्टर हान अपने मेडिसिन को देखते हुए हानफी उसे कहने लगा कि फिलहाल तुम एफान पर कोई अटैक नहीं करोगे, जब एफान यहाँ से चला जाए तब उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा और आज ना कल उसे यहाँ से जाना ही है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि पोंगबो को ढेर सारा एलिक्सर पीने की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही, तो एफान एल्डर वू को वहाँ पर बुला लेता है। जब एल्डर को एलिक्सर वाली बात पता चली तब वो पोंगबो पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ एफान ने मुझे सही टाइम पर बुला लिया, वरना तुम तो अपनी व्हील ऑफ लाइफ को ही डैमेज कर देते। एफान ने देखा कि पोंगबो ने उसे बिना बताए ये सारा एलिक्सर कंज्यूम किया था, जिसकी
जिसके चलते इरफान को खुद पर ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसका दोस्त सिर्फ उसे बचाने के लिए पावरफुल बनने का शॉर्टकट ढूंढ रहा था। तभी मास्टर इरफान को रूम के बाहर भेजकर पहरा देने के लिए बता देते हैं ताकि वो पोंगबो को हील कर सके। वहीं पर इरफान रात भर दरवाजे के सामने बैठकर कल्टीवेट करता है और जब वो ध्यान से बाहर आया तब उसे पोंगबो की आवाज सुनाई देने लगी। वो मास्टर उसे कह रहा था कि इरफान की यहाँ पर कई सारे दुश्मन हैं और मैं अपने भाई को उनके हाथों बुली होते हुए नहीं देख सकता। तो मास्टर उसे बताने लगी कि मैं जानता हूँ तुम इरफान से कितना ज्यादा कनेक्टेड हो, मगर तुम हमेशा उसे बचा नहीं पाओगे। मैं उसे एक यांग लिंगू आर्टिफैक्ट देने वाला हूँ जिसकी मदद से वो खुद को डिफेंड कर पाए, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि तुम समझ जाओ तुम हमेशा उसके साथ नहीं रह पाओगे। वेल ये सारी बातें सुनकर इरफान काफी ज्यादा मायूस हो गया। उसे याद आता है कि पोंगबो की कोई दुश्मन नहीं थे, लेकिन पोंगबो सिर्फ उसी की वजह से सफर कर रहा। तो इरफान ने फैसला लिया कि अब वो यहाँ पर नहीं रुक सकता। उसने पोंगबो के लिए एक लेटर लिखकर वहाँ से जाने का डिसीजन लिया था और अब वो सीधे जंगल की तरफ रवाना हो गया। तो अगले ही दिन यूलिन ने ये खबर हानफियो को सुनाई, जिससे तो वो लोग काफी ज्यादा भड़क गए। हानफियो यूलिन को धमका रहा था कि जल्दी से इरफान का पता लगाओ, वरना इरफान की जगह मैं तुम्हें ही मेरे अंकल के हवाले कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ इरफान एंशिएंट फॉरेस्ट में पहुंच चुका था और उतने में पोंगबो ने अचानक से वहां आकर इरफान पर अटैक करने की कोशिश की। वो इरफान पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है कि अगर तुम्हें वहां से जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाते, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दिया। तो इरफान उसे संभालते हुए बताने लगा कि प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और उतने में उन्हें बड़ी ही भयानक ड्रम बीटिंग की आवाज सुनाई देने लगी। इस बीट में इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि इनके दिल की धड़कनों पर भी उसका असर होने लगता है। तो अभी दोनों वहाँ से भागने लगे। पोंगबो कह रहा था कि अभी भी हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ, मैं तुमसे नाराज हूँ, जिस पर इरफान कह रहा था कि यहाँ से बाहर जाने के बाद हम बात करेंगे। और उतने में वहाँ पर जायंट एप अपीयर हो गया। इन्हें तो लग रहा था कि वो बीस्ट इन दोनों पर हमला करने वाला है, लेकिन वहाँ पर एक लाइटनिंग बर्ड भी आ चुका था, जो देख पोंगबो कहने लगा कि ये तो मॉन्स्टर वर्सेस गॉडजिला वाली मूवी का सीन हो गया। और अब उन दोनों बीस्ट के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए ये दोनों वहाँ से भाग निकले। मगर तभी वहाँ पर ढेर सारे बीस्ट पहुँच चुके थे, तो इन दोनों का उन बीस्ट के दरमियान से भागना भी मुश्किल हो गया। इसलिए ये लोगों ने बीस्ट पर छलांगे लगाते हुए साइड में खिसक गए। वेल इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन मॉन्स्टर को अचानक से क्या हो गया, जो ये जंगल छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। और उतने में इन दोनों को दोबारा से उसी ड्रम बीटिंग की आवाज आ गई। उस आवाज से इन्हें भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और तभी इन्होंने देखा कि जिसे वो चट्टान समझकर उसके आड़ में छुपे हुए हैं, वो तो असल में एक जायंट सरपंच था। उस हॉर्न सरपंच ने बड़ी तेजी के साथ इन दोनों पर हमले करना शुरू कर दिए। इनफैक्ट पोंगबो तो उसके मुंह में जाने से बाल बाल बच गया था। और अभी दोनों भी उसी की बॉडी को लांघते हुए क्लिफ के आड़ में छुप जाते हैं। तब तक वो जायंट स्नेक भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी। हालांकि क्लिफ की वजह से वो इन दोनों को देख नहीं पाती, मगर उसने वहाँ पर अपना ढेर सारा जहर रिलीज कर दिया, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने अपने कांटेक्ट में आने वाली हर एक चीज को जलाकर पिघला दिया। खैर अभी दोनों तो उसकी नजर में नहीं आए, इसलिए वो सरपंच तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। वो अब सीधे एक केव में पहुंच चुकी थी और ये दोनों भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ तक आ गए। उन्होंने देखा कि उस केव में जेड स्नेक ऑर्किड है। ये एक बहुत ही पावरफुल और रेयर हर्ब था। वेल पोंगबो को तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी, तो इरफान उसे बताता है कि इस बीस्ट को जेड हॉर्न सरपंच कहा जाता है और ये स्पिरिचुअल ग्रास ऐसी सांप की गुफा में ग्रो हो सकती। जब जेड हॉर्न सरपंच सन एंड मून के सेंस को एब्जॉर्ब करता, तब ये ग्रास भी उसी सेंस को सोख कर पाएगी। इस ग्रास ने कई सौ सालों की सेंस को एब्जॉर्ब किया होगा और इसी वजह से तो इस ऑर्किड ग्रास का शेप भी बिल्कुल सांप जैसा है। तो पोंगबो कहने लगा, हाँ एल्डर वू ने इसी ग्रास का जिक्र किया था कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम्हें ये ग्रास मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जिस पर इरफान कहने लगा कि जेड हॉर्न सरपंच एक ऐसा स्पिरिचुअल बीस्ट मानी जाती जो ड्रैगन में तब्दील होने में फेल हो गया, तो हम उस ग्रास को हासिल करने की रिस्क उठा नहीं सकते। जिस पर पोंगबो कहने लगा कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलने वाले, तुम्हारे सामने रोस्टेड बतख है और फिर भी तुम खाने से मना कर रहे हो। तो इरफान उससे कहने लगा कि मेरे पास एक अमेजिंग आइडिया है। जैसे हमें उस ड्रम की बीटिंग से तकलीफ हो रही थी, वैसे इस जेड सरपंच को भी उससे तकलीफ हुई थी। तो जब दोबारा से ड्रम बीट होंगी तब हम अपना प्लान बनाएंगे। सो थोड़ी देर में जैसे ही ड्रम बीट हुई, इन दोनों को भी तकलीफ होने लगी, साथ ही सरपंच को भी इससे दर्द हो रहा था, इसलिए वो रेस्टलेस होकर तुरंत ही केव से बाहर चली गई। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये दोनों
सीधे उस ग्रास के पास पहुंच जाते हैं। वेल ये लोग तो काफी ज्यादा अमेज होकर उस ग्रास को निहारने में बिजी थे, मगर तब तक जेड हॉर्न सरपंच दोबारा से वहाँ पर वापस आ जाती है और इन दोनों का उस पर ध्यान ही नहीं था। तो सरपंच काफी आराम से इनके एकदम करीब पहुंच गई। पोंगबो तो रोने वाली शक्ल बनाते हुए उससे पूछ रहा था कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई। और फिर इरफान ने उस ग्रास को उखाड़ कर इन दोनों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वेल ये दोनों तो उसी सांप की केव में भाग रहे थे जिसमें कई सारे सूखे हुए पेड़ हैं। तो ये दोनों उनकी ब्रांचेस पर सवार हो गए। वहीं पर सर्वेंट इन्हें निगलने की कोशिश करने लगी क्योंकि इन दोनों ने उसका कीमती हर्ब चुरा लिया था। सो अब इन दोनों को मारने के लिए उस सरपेंट ने अपना पॉइजनस फॉग रिलीज कर दिया जिससे पोंगबो को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। तो इरफान जेड ऑर्किड उसे देते हुए कहने लगा कि जल्दी से इसे कंज्यूम करो, इसमें पॉइजन को क्योर करने की एबिलिटी है। तो पोंगबो ने एक दो पत्ते खाते साथ ही उसकी पावर रिकवर हो गई। वो कह रहा था मेरे भाई ये तो बड़ी ही काम की चीज है, देख तो तेरा भाई अब काफी ज्यादा जोश में आ गया। जिसके बाद बचा हुआ सारा हर्ब इरफान ने चबा लिया। इसी दरमियान उन्हें थोड़ी दूरी पर इस केव का एग्जिट नजर आता है, मगर उसी वक्त सरपंच ने ये लोग जिस ब्रांच पर थे उसे ब्रेक कर दिया और अब वो इन दोनों को निगलने के काफी ज्यादा करीब थी। मगर इरफान और पोंगबो जैसे तैसे खुद को उसके पेट में जाने से बचा लेते हैं। वेल यहाँ पर जो गड्ढा मौजूद था उसमें तो इस सरपंच का पूरा खानदान पड़ा है। पोंगबो कहने लगा कि सांपों की इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली होती, ये बात तो मुझे पहली बार पता चली। और अभी लोग उस आड़े टेढ़े पेड़ों से जैसे तैसे बचते बचाते आगे बढ़ने लगे। इसी दरमियान इरफान ने सन स्पिरिट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर आग लगा दी थी। अब उस पेड़ की जलने की वजह से वो सरपंच इनके पीछे नहीं जा सकती थी, मगर उसने केव को डैमेज करते हुए इन दोनों पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिराना शुरू कर दी, जिसके चलते इरफान और पोंगबो उनके नीचे पूरी तरह से दब गए थे। और अब हमें इरफान के सी ऑफ सफरिंग का सीन दिखाया जाता है जिसकी जेड ऑर्किड कंज्यूम करने की वजह से साइज बढ़ चुकी थी और उसने उन पर गिरे हुए चट्टानों को ब्रेक करते हुए एक ही सेकंड में उसे हटा दिया। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा को देखकर पोंगबो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था भाई चाहे तू मान या ना मान, तेरी डिवाइन पैटर्न काफी ज्यादा कूल लगते हैं। इरफान भी अपने हाथों पर डिवाइन पैटर्न्स को देख काफी ज्यादा अमेज हो गया था। जिसके बाद वो पोंगबो से कहने लगा कि पहले यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, उस सरपंच का कोई भरोसा नहीं। इसलिए दोनों फटाफट से वहाँ से दूर पहुँच गए। और अब इरफान बताने लगा कि वो जेड ऑर्किड वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने मेरे सी ऑफ सफरिंग को और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो पोंगबो भी एक्साइटेड होकर उससे कहने लगा कि ठीक है फिर हम और हर्ब्स की तलाश करेंगे, लेकिन इरफान इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था पोंगबो तुम लिंगजू हेवन केव में वापस चले जाओ, जो सुनते साथ ही पोंगबो उस पर गुस्सा हो जाता है। तो इरफान उसे समझाने लगा कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम यहाँ पर रुके तो मारे जाओगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनो ताकि आगे चलकर तुम मेरा भी ख्याल रख पाओगे। मगर पोंगबो एक सच्चा दोस्त है, वो कहने लगा कि हम दोनों एक साथ वहाँ गए थे और एक ही साथ वापस जाएंगे, अकेले जाना तो पॉसिबल नहीं। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि इस एंशिएंट फॉरेस्ट में ढेर सारे रेयर हर्ब्स हैं, तो ये मौका हाथ से क्यों जाने दे। कल्टीवेशन की दुनिया में बिना ट्रेजर के वापस जाना अलाउड नहीं होता। तो इरफान कहने लगा पोंगबो मैं तुम्हें मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दे सकता, हम दोनों अब अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं, तो तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने। जिस पर पोंगबो भी भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम्ही ने वादा किया था कि हम इस दुनिया से अपने घर एक साथ वापस जाएंगे और अब तुम फालतू की बकवास कर रहे हो, पता नहीं तुमने मुझे समझ कर रखा। और उतने में उन्हें जेड सरपंच की आवाज आई। तो पोंगबो इरिटेट होते हुए कहने लगा कि अरे नहीं यार अब दोबारा से भागना पड़ेगा। और फिर क्या दोनों दोबारा से भागना शुरू कर देते हैं। साथ ही जेड सरपंच भी ठीक इनके पीछे थी, वो भी अपने दोस्तों को आसानी से छोड़ने नहीं वाली। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम हानफे और उसके चमचों को देख पाते हैं। लिन कहने लगी कि पता नहीं इस जंगल में ड्रम के बीट होने की आवाज कहाँ से आ रही, क्या वो ड्रम बीस्ट को डराने के लिए बजाया जा रहा। जिस पर हानफे कहने लगा कि एंशिएंट फॉरेस्ट एक रूइन है, यहाँ पर इतने तरह तरह के बीस्ट मिलेंगे जिनकी तुम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे पास मेरे अंकल हान ने दिए हुए ट्रेजर्स है, वरना मैं भी इस जंगल में पाँव रखने की हिम्मत नहीं दिखाता। जिसके बाद वो अपने चमचे लियोन से पूछने लगा कि बताओ दोनों कहाँ पर हैं। अब लियोन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था और उतने में उसे अपने सामने इरफान और पोंगबो नजर आते हैं। तो तुरंत ही कहने लगा कि देखो मैंने बोला था ना ये लोग यहीं पर आए होंगे, अब मेरा काम तो पूरा हो गया। तो हानफे अपने हाथ फैलाकर पोंगबो का रास्ता ब्लॉक करने लगा, मगर पोंगबो कह रहा था भाई चल मुझे हाई फाई दे। और फिर वो हानफे को हाई फाई देकर चिल्लाते हुए भागने लगा। उसे डर के मारे चिल्लाता हुआ देखकर भी हानफे की दिमाग की बत्ती नहीं जली, तो इरफान को कैप्चर करने के लिए अपने वेपन्स को बाहर निकालने लगा। मगर उतने में इरफान उसका हाथ मरोड़ कर उसे इशारों में बताता है कि वहाँ देखो क्या है।
है, जल्दी से भागो वरना तुम भी मारे जाओगे। जिसके बाद वो भी वहाँ से दफा हो गया। बेचारे हानफियो के हाथ में काफी ज्यादा दर्द होने लगा, मगर असली दर्द का पिटारा तो अब खुलने वाला है। उन्होंने देखा कि जेड सरपंच बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ रही, तो इन तीनों ने भी भागना शुरू कर दिया, मगर ये लोग ज्यादा देर तक उस सरपंच को चकमा नहीं दे पाते और उसने बड़ी ही आसानी से ले उनको निगल लिया। इधर हानफी भी उसके मुंह में जाते जाते बाल बाल बच गया था, तो जेड सरपंच अपने पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। वेल यहाँ पर लिन ने तो एक पेड़ को पकड़ लिया, मगर हानफी सीधे उस सरपंच का निवाला बनने जा ही रहा था, मगर उसी वक्त वो अपने अंकल हान के दिए हुए ग्रीन वुडन सील का यूज कर उस सांप के सिर पर अटैक कर देता है, जिससे हानफी उसके मुंह में जाने से तो बच गया था, मगर जेड हॉर्न सरपंच को इस सील से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसने तो उसे उठाकर दूर फेंक दिया और अब वो एक बार फिर से हानफी को निगलने की कोशिश करने लगी, मगर उसी वक्त हानफी ने गले में पहना हुआ पेंडेंट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। उसने हानफी के आसपास एक शील्ड फॉर्म कर ली थी, मगर वो शील्ड पाइथन के शार्प दांतों की वजह से जल्द ही शैटर हो जाएगी। हालांकि इस बंदे की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि उसी वक्त सही टाइम पर उस जेड सरपंच के सिर पर फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक हो गया, जिसके चलते हानफी उसका निवाला बनने से पहले ही बाहर आ चुका था। दरअसल यहाँ पर एल्डर हान की एंट्री हो गई थी। लिन तो उन्हें देखते साथ ही राहत की सांस लेकर उनका शुक्रिया अदा करने लगी। साथ ही साथ हानफी पोंगबो और एफान को धमका रहा था कि अब तो तुम लोग गए काम से। इतना ही नहीं, एल्डर हान एफान को देख काफी अजीब सी स्माइल करते हुए कहने लगा कि तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो, एकदम बढ़िया। पोंगबो तो इस बुढ़े को देखकर ही थोड़ा सा नर्वस हो गया। वो एफान से कहने लगा कि मेरे भाई क्या तुझे नहीं लगता इस बुढ़े ने अभी तक मर जाना चाहिए था? इधर एल्डर हान अपनी स्टिक की मदद से उस जेड सरपंच पर अटैक करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करने लगा, जिसमें वो सरपंच कैद हो जाती है। वहीं पर पोंगबो और एफान को पता था कि जब तक ये सरपंच जिंदा है तब तक ही उनके पास यहाँ से भागने का मौका होगा, तो वो लोग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। हालांकि एल्डर हान काफी ज्यादा शातिर था, उसने एफान की बॉडी पर एक टैलिस्मान सेटअप कर दिया। वो कह रहा था कि अब तो कहीं भी जा तू मेरी नजरों से छुप नहीं पाएगा, पहले तो मैं इस सांप से निपटता हूँ और बाद में तेरे से। और अब उसने वहाँ पर एक और सोड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए सरपंच पर इतनी तलवारें रिलीज कर दी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में स्लिट होकर मारी गई। वेल इस बुढ़े ने सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट में उस कई सौ सालों पुरानी सांप को मार दिया था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एल्डर हान कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और अब हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ से वोल्केनो इरप्ट होकर ड्रम बीटिंग की आवाजें आ रही थी। इधर हानफी अपने अंकल से पूछने लगा कि क्या हम उस एफान को फॉलो करें, लेकिन एल्डर हान ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसलिए तुम दोनों वापस चले जाओ। और अब वो सीधे उस माउंटेन की तरफ रवाना हो गया। इधर लिन को अपने मरे हुए साथी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, मगर हानफी उसे डांटते हुए कहने लगा कि जो मर गया उसका मातम मत मनाओ, हमने तो उसका बदला लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एफान और पोंगबो वहाँ से काफी दूर पहुँच गए थे। पोंगबो कहता है मेरे भाई वो बुढ़ा तुझे बड़ी अजीब नजरों से घूर रहा था, ऐसा लगा कि मानो तो उसके सामने लजीज खाने की सजी हुई प्लेट है और वो मौका मिलते ही तुझ पर टूट पड़ेगा। जिस पर एफान कहता है हाँ बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगा कि वो बंदा मुझे खाना चाहता है। तो पोंगबो कह रहा था भाई चाहे तू कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, तुझे एक बात तो माननी पड़ेगी कि तेरी किस्मत बड़ी ही कमीनी है। तो एफान उसे बताने लगा कि जब से मैं सेक्ट में आया तभी से हान फैमिली हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। मैंने तो ये भी सुना था कि एल्डर हान अल्केमी का एक्सपर्ट है, तो हो सकता है कि उसे मेरी एंशिएंट होली बॉडी में दिलचस्पी हो। जिस पर पोंगबो कहने लगा कि एल्डर वू ने बताया था कि एंशिएंट होली बॉडी कॉम्बैट में सबसे खतरनाक मानी जाती, और मेरे ख्याल से ये बंदा तुम पर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जैसे कि लैब में छोटे सुअर के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते, तो तू भी उसके लिए एक गिनी पिग है। ये तो अच्छा हुआ कि हम उस कसाई के हाथ नहीं लगे, वरना तो वाट लग जाती। साथ ही मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो ड्रम बीटिंग की आवाज कहाँ से आ रही थी, उससे तो मुझे हार्ट अटैक आने ही वाला था। तो एफान बताता है कि मेरे ख्याल से वो आवाज किसी बड़े से खतरनाक क्रीचर की होंगी, जो कि कई सौ सालों बाद अचानक से धीरे धीरे अवेकन हो रहा। तो पोंगबो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए इससे पूछता है कि मेरे भाई क्या तुम्हें ये लग रहा कि आवाज उस बीस्ट के हार्ट बीट की है? तो एफान जवाब देते हुए कहने लगा कि हार्ट बीट के अलावा वो आवाज किसी और
चीज की हो ही नहीं सकती। और उतने में उनकी नजर पड़ी वहाँ की जमीन पर। यहाँ पर वोल्केनिक रॉक्स थे और साथ ही पेड़ों पर ढेर सारी कॉफिन्स। और अब अचानक से वो कॉफिन्स ओपन होकर उनमें से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। एफान और पोंगबो तो ये सब देखकर ही पैनिक हो गए और अब देखते ही देखते इन्होंने उन स्केलेटन्स का मुकाबला करना शुरू कर दिया। मगर तभी वहाँ पर हम एक ग्रीन कलर के आई को देख पाते हैं जो कि इन दोनों पर नजर रखी हुई थी। और उतने में ही उसने मौका मिलते साथ ही एफान की बॉडी में एंटर किया और सीधे उसके सी ऑफ सफरिंग में एंटर करके एफान को अपने वश में करने की कोशिश करने लगी। इधर पोंगबो अकेले ही इन मॉन्स्टर से निपट रहा था, मगर वो अकेला ज्यादा देर तक इन अनडेड के सामने टिक नहीं पाएगा। वहीं पर एफान को समझ आ गया था कि इस इविल आई को बाहर निकालने के बाद ही वो अपने दोस्त की मदद कर सकता, इसलिए वो अपने माइंड पर फोकस करते हुए इसे यूनाइट करने लगा। और फिर क्या, एफान की माइंड स्पेस ने उस इविल आई को फटाफट से बाहर निकाल दिया। इधर वो मॉन्स्टर्स पोंगबो पर पूरी तरह से हावी हो गए थे, मगर पोंगबो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन्हें पुश करके आजाद हो गया। हालांकि अब वो इविल आई पोंगबो के पीछे लग जाती है। एफान उसे चिल्लाते हुए कहने लगा कि पोंगबो संभाल कर उस आग को अपने पास मत आने देना, लेकिन उस इविल आई ने एक ही सेकंड के अंदर पोंगबो की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। उसने जब अपनी आंखें खोली तब उससे ग्रीन कलर की ऑरा रिलीज हो रही थी और अब वो बड़ी ही अजीब तरीके से एफान को घूरने लगा। एफान उस इविल आई को उसकी बॉडी से बाहर निकलने के लिए बता रहा था, मगर पोंगबो की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिससे एफान दूर जाकर पटक गया। साथ ही साथ उस एनर्जी की चपेट में आने वाला हर एक मॉन्स्टर जलकर राख हो गया था और अब पोंगबो अचानक से ही फ्लाई करते हुए वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर हानफी उसके रास्ते में आ चुका था, मगर पोंगबो ने अपनी एनर्जी से अटैक कर उन दोनों को नीचे पटक दिया। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पोंगबो अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया। तब तक एफान भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने भी एक जोरदार पंच में हानफियू को नीचे पटक दिया। हानफियू तो बस इसके उसके हाथों मार खा के ही बेजार है। इधर एफान अपने दोस्त को आवाजें देने लगा, मगर पोंगबो उसकी एक नहीं सुनता और इसी दरम्यान एफान भागते हुए लावा से भरी हुई इस खाई के पास पहुँच गया। अब वो फ्लाई तो नहीं कर सकता था, यानी आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन उसके पास मौजूद नहीं। साथ ही साथ उसी मिस्टीरियस ड्रम बीटिंग की आवाज से एफान को तकलीफ होने लगी और तभी उसने देखा कि पोंगबो जो कि वोल्केनो की तरफ आगे बढ़ रहा है उसे एक रेड नेट ने जकड़ लिया। पोंगबो उस नेट से बाहर निकलने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, मगर वो इसमें नाकाम रहा। दरअसल एल्डर वू ने अपने आर्टिफैक्ट की मदद से उसे रोक लिया था। साथ ही वहाँ पर कुछ और कल्टीवेटर्स भी पहुंच चुके थे और उनमें से जो मेन बंदी है उसका नाम बताया गया किंगयान। इधर एल्डर वू ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पोंगबो को बेहोश कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर लिंगशु केव हेवन के कई सारे मास्टर्स भी आ चुके थे। एल्डर वू किंगयान से कहते हैं कि तुमने अपने डार्क मैजिक का यूज करके मेरे डिसाइपल को अपने वश में करने की जरूरत दिखाई। क्या तुम हमारे लिंगशु सेक्ट से पंगे लेना चाहती हो? जिस पर किंगयान हंसते हुए कहने लगी कि अरे बाप रे, एल्डर वू को तो गुस्सा आ गया। खैर, हमने तो बस तुम्हारे डिसाइपल्स को चुराने की कोशिश की थी, मगर तुम लोग तो हमारे क्लैन की ट्रेजर्स पर कब्जा करना चाहते हो। क्या यहाँ पर तुम्हारी ह्यूमन एम्परर की टूम है या फिर हमारे डीमन एम्परर की? वेल, ये हमारे डीमन एम्परर का मकबरा है, तो यहाँ पर तुम इंसानों की क्या जरूरत थी? अगर अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर सेक्ट मास्टर लिन कहते हैं कि तुम्हारे डीमन क्लैन का पुराना ग्रेट एम्परर काफी ज्यादा चालाक था। उसने हमारी ह्यूमन रेस की पावरफुल से पावरफुल ट्रेजर पर अपनी सुपर पावर का यूज करके कब्जा किया, इसलिए तुम ये नहीं बोल सकती कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे डीमन क्लैन के ही ट्रेजर्स हैं। ह्यूमन रेस के ढेर सारे ट्रेजर्स पर तुम्हारे एम्परर ने कब्जा किया था और हम उन्हीं को क्लेम करने आए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर टावी स्क्रिप्चर का सबसे मेन पेज भी है, जिस पर तो तुम्हारे डीमन क्लैन का कोई अधिकार नहीं। तो गलती से भी ये मत बोलना कि हम लुटेरे हैं और तुम लोग विक्टिम। जो सुनते साथ ही किंगयान तालियां बजाते हुए कहने लगी कि वाह मास्टर लिन, आप तो वाकई इस सेक्ट के लीडर की पोजीशन पर शोभा देते हो, मगर आपकी चालबाजी यहाँ पर नहीं चलने वाली। आपके लिए तो दूसरों की ट्रेजर पर कब्जा करना बड़ी ही शान की बात होगी, मगर आपके पास यहाँ से दफा होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। जो सुनते साथ ही एल्डर हान गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि तुम लोग ह्यूमन रेस के ट्रेजर पर कब्जा करना चाहते हो, हमने तुम्हें जाने का मौका दिया था, मगर तुम लोग ही जिद पर अड़ गए। जो सुनते साथ ही एक डिमोनिक कल्टीवेटर ने अपने स्नेक स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए जंग की शुरुआत कर दी। तो इस तरह से डीमन क्लैन और ह्यूमन क्लैन के दरमियान बैटल का आगाज हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ एफान अपने दोस्त को संभालने लगा। पोंगबो को भी होश आ जाता है। वो कह रहा था, मेरे भाई, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या था। जिस पर एफान बताने लगा कि डीमन क्लैन ने तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश की थी, मगर एल्डर वू ने तुम्हें बचा लिया। अब हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। इधर किंगयान अपनी ढेर सारी मैजिकल ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए सेक्ट मास्टर लिन पर अटैक करने लगी।
लगी, जिसे मास्टर एक फॉर्मेशन की मदद से काउंटर कर रहे थे। हालांकि किंगयान ने अपने अटैक को तेज कर दिया। इधर एल्डर वू स्नेक जैसे दिखने वाले बंदे को खत्म करने के काफी ज्यादा करीब थे, मगर उसने अपनी स्नेक स्पिरिट की मदद से एल्डर वू के अटैक को काउंटर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एल्डर हान पर अटैक करने के लिए एक बंदी पहुंच जाती है। उसने अपनी 2 डिमोनिक ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उन पर स्ट्राइक चार्ज कर दी, मगर एल्डर हान बड़ी ही तेजी के साथ उसकी हर एक स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देने लगता है। इसलिए उस बंदी ने उस पर क्लोज अटैक करना शुरू कर दिए, तो एल्डर हान उसे भी अपनी मैजिकल स्टिक की मदद से काउंटर कर चुका। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ली किंगयान से कह रहे थे कि हमारे ईस्टर्न वेस्टलैंड के ह्यूमन रेस के जितने भी ट्रेजर पर तुम्हारे डीमन क्लैन ने कब्जा किया था, आज उन सारे ट्रेजर्स का हिसाब बराबर होगा। साथ ही यहाँ पर उनके इनियांग सिजिल किंगयान पर अटैक करते हुए इसे नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। इधर इन दोनों क्लैंस के लोग भी एक दूसरे का खात्मा करने में बिजी थे, जिसमें डीमंस के साथ साथ ह्यूमन रेस के लोग भी मारे जाने लगे। वहाँ पर काफी भयानक तबाही मच गई थी और इसी दरमियान एक डिमोनिक कल्टीवेटर एफान और पोंगबो के पास पहुँच गई। हालांकि एल्डर वू ने वहाँ आकर उस पर अटैक कर दिया। वो कह रहे थे कि मेरे डिसाइपल्स की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। साथ ही उन्होंने एफान के हाथ में वही रेड नेट थमा दिया, जिसका यूज कर उन्होंने पोंगबो को काबू कर लिया था। वेल, इसे स्लीपी डीमन नेट कहा जाता था। वो एफान से कहते कि पोंगबो को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं इस बंदी से निपट लूंगा। और अब वो सीधे उस डिमोनिक कल्टीवेटर के पीछे रवाना हो जाते हैं। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल ब्रश से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पर किंगयान ने देखा कि पोंगबो और एफान तो वहाँ से भाग रहे, तो वो अपने साथी को हुक्म देती है कि वो बंदा किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना नहीं चाहिए, जिसके चलते वो स्केल डीमन तुरंत इनके पीछे रवाना हो जाता है। इधर ये दोनों दोबारा से फॉरेस्ट में पहुँच गए थे, मगर वो स्केल डीमन अपना स्नेक स्पिरिट इनके पीछे लगवा चुका, जिसके चलते ये दोनों उससे बचते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ रहे थे। साथ ही वो स्नेक डीमन वहाँ के पेड़ उठाकर इन पर हमले करने लगा, मगर इन दोनों ने उन्हें भी काउंटर कर लिया था और अभी दोनों भागते हुए एक सूखे हुए पेड़ पर पहुंच गए। हालांकि वो स्नेक डीमन उस पेड़ को भी घेर लेता है। तब तक स्केल डीमन भी इन पर अटैक करने पहुंच चुका था, मगर वो कुछ कर पाए इससे पहले एफान ने उसे स्लीपी डीमन नेट में कैद कर दिया, जिसके चलते वो काफी दूर जाकर पटक जाता है। हालांकि उस नेट को ब्रेक करने में उसे जरा भी वक्त नहीं लगा और अब वो दोबारा से इनके पीछे रवाना हो चुका था। लेकिन जैसे ड्रम बीटिंग की आवाज आई, उस डीमन के साथ साथ पोंगबो और एफान को भी तकलीफ होने लगी। तो एफान पोंगबो से कह रहा था कि तुम जल्दी से टाओइस्ट टीचिंग को याद करो, इससे तुम्हारी तकलीफ थोड़ी सी कम होगी। और होता भी बिल्कुल वैसे। एफान कह रहा था कि शायद ये आवाज डीमन एम्परर की टूम से आ रही थी। इधर वैली में जंग और भी ज्यादा इंटेंस हो गई, मगर तभी उस वोल्केनो से एनर्जी रिलीज होते हुए उसमें से एक विशाल टूम बाहर आ जाती है। वेल, इस नजारे को देखते साथ ही बैटल अपने आप रुक जाती है और अभी सभी लोग उस टूम की तरफ रवाना हो गए। सबका ध्यान उसी टूम पर था, मगर एल्डर वू को अपने डिसाइपल की फिक्र होने लगी, इसलिए वो सीधे जंगल की तरफ रवाना हो गए। इधर एफान पोंगबो को बता रहा था कि ड्रम्स की आवाज अब रुक चुकी है, तो हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन पोंगबो से कोई जवाब नहीं दे रहा था। एफान भी ये सब देख काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो पोंगबो से पूछ रहा था कि तुम्हें हो क्या गया, प्लीज होश में आ जाओ। लेकिन उसी वक्त तो स्नेक डीमन वहाँ पर एक जोरदार एंट्री मारते हुए एफान को काफी दूर पुश कर देता है। एफान को पता था कि ये बंदा पोंगबो को अपने साथ ले जाने आया है, तो वो उस डीमन के साथ फाइट करने की कोशिश करने लगा, मगर वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था। उस पर एफान के अटैक का कोई असर नहीं होता और फिर उसने एफान पर एक जोरदार पंच हिट करके उसे काफी दूर पुश कर दिया। वो कह रहा था कि शायद तू अपनी औकात भूल चुका है और अब इन दोनों ने एक दूसरे पर छलांग लगा दी, मगर उसी वक्त वहाँ पर एक धमाका होकर एफान को पीछे की तरफ ढकेला गया। एफान ने देखा कि पोंगबो ने बड़ी ही स्टाइल के साथ उस डीमन को अपने एक ही हाथ में उठा लिया था और अब वो अपनी डिमोनिक आवाज में उसे दूर फेंकते हुए कह रहा था कि तू काफी ज्यादा शोर मचाता है। वेल, उसके एक ही फटके में वो डीमन वहीं पर नॉकआउट हो गया। इधर एफान ने देखा कि पोंगबो का फॉर्म तो बदलने लगा, उसके हाथों पर डिवाइन पैटर्न्स ग्लो कर रहे थे। तो तुरंत ही अपने दोस्त से कहने लगा कि पोंगबो प्लीज होश में आ जाओ, उस डीमन को खुद पर हावी मत होने दो। जिस पर पोंगबो ने अपनी डिमोनिक आवाज में उसे जवाब दिया कि तुम्हारा दोस्त जागना नहीं चाहता। तो एफान ने उससे पूछा कि आखिर तू
है कौन? मगर पोंगबो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से रवाना हो गया और उसका स्पीड इतना ज्यादा था कि इरफान भी पीछे की तरफ पुश हो जाता है। हालांकि एल्डर वू ने वहाँ आकर उसे होल्ड कर लिया। वो कहते हैं कि शायद मुझे यहाँ आने में काफी ज्यादा देर हो गई। तो इरफान उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे पोंगबो के पास ले चलिए, मैं शायद उसे अवेकन कर सकता हूँ। साथ ही एल्डर वू को उस पर पूरा भरोसा था। वो कहते हैं कि तुम दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी है कि सिर्फ तुम ही पोंगबो को वापस ला पाओगे। और अब वो अपनी डिवाइन शील्ड पर सवार होकर डीमन एम्परर की टूम की तरफ रवाना हो जाते हैं। साथ ही उसने एक डीमन भी टूम की तरफ निकल पड़ा था। इधर किंग यान सबसे पहले टूम के गेट के पास आ जाती है, मगर उसने जैसे ही दरवाजे को टच किया एक मिस्टीरियस पावर उसे दूर पुश कर चुकी। जो देख एल्डर हान जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा डीमन एम्परर तो तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता। और अब सेक्ट मास्टर के साथ मिलकर एल्डर हान भी इस दरवाजे को ओपन करने चले गए, मगर अंजाम बिल्कुल सेम था। ये लोग समझ जाते हैं कि इस दरवाजे पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन सेटअप होने की वजह से कोई भी टूम में दाखिल नहीं हो पाएगा। और अब किंग यान अपनी पावर्स का यूज कर वेपन को समन करते हुए कहने लगी कि ये मेरे डीमन एम्परर की टूम है, तुम्हारे बाप का घर नहीं जो तुम मुंह उठाकर चले आओ। और अब उसके विल ने एक ही फटके में कई सारे बंदों को घायल कर दिया। जो देखते साथ ही मास्टर हान उसके विल को ब्रेक कर देता है और एक बार फिर से यहाँ पर जंग की शुरुआत हो गई। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर मुसलसल अटैक किए जा रहे थे, मगर उसी वक्त एक बड़ी शानदार अंदाज में पोंगबो वहाँ पर पहुंच चुका था। उसकी पावरफुल एनर्जी से ये सभी लोग नीचे पटक गए। एल्डर हान तो पोंगबो को वहाँ देख काफी ज्यादा शॉक हो गया और अब पोंगबो बड़े ही कूल वे में टूम की तरफ आगे बढ़ने लगा। सभी डीमंस उसके सामने अपना सिर झुका रहे थे। वहीं पर मास्टर लिन बताते हैं कि पोंगबो को डीमन एम्परर ने पजेस कर लिया है, जल्दी से उसे रोकना पड़ेगा। तो इन सभी डिसाइपल्स ने डीमन क्लैन पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि डीमन शील्ड की मदद से इन हमलों को रोक रहे थे, तो मास्टर लिन ने अपने सिजिल का इस्तेमाल करके इनके घेरे को ब्रेक कर दिया। इधर पोंगबो टूम की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तब तक इरफान भी एल्डर वू के साथ वहाँ पर पहुँच गया। एल्डर उसे बताती कि जाओ जाकर अपने दोस्त को संभाल लो। तो इरफान पोंगबो के पास जाकर कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, तुमने वादा किया था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, तो प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मगर पोंगबो डिमोनिक आवाज में उससे कहने लगा कि मेरे साथ बहसबाजी मत कर। तो इरफान उसे राइचियसनेस के कुछ रूल्स बताता है। वो कह रहा था कि माइंड का स्टेबल होना ही एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर की निशानी है। अगर तुम्हारा हार्ट प्योर हो तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर लोगे। और इससे पोंगबो को तकलीफ होने लगी। डीमन एम्परर की पकड़ उस पर से लूज होती जा रही थी, मगर तभी किंग यान ने सीधे जाकर इरफान के गले पर ब्लेड लगा दी। वो इरफान से कहती मेरे दोस्त तुम काफी ज्यादा जोर से बात करते हो। और अब यहाँ पर वो इरफान को मारने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन इरफान उसके अटैक को डॉज कर सीधे पोंगबो की तरफ आगे बढ़ता है। जो देख किंग यान ने उसे मारने के लिए अपने डैगर उस पर रिलीज कर दिए। हालांकि एल्डर वू ने उसके अटैक को इंटरप्ट करते हुए उसे काफी दूर ढकेल दिया था। इधर पोंगबो ने जैसे ही टूम को हाथ लगाया वहाँ पर एनर्जी सर्ज होते हुए टूम का दरवाजा ओपन हो गया। तो ये सभी लोग उस टूम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, मगर टूम से ऐसी जबरदस्त एनर्जी वेव रिलीज हुई कि उसने इन सभी को पीछे की तरफ पुश कर दिया। साथ ही पोंगबो उस टूम में एंटर कर चुका था और डीमन क्लैन के लोग वहाँ पर एक बैरियर सेटअप करते हुए अपने एम्परर को प्रोटेक्ट करने लगे। जो देख सेक्ट मास्टर लिन कह रहे थे कि टाओ स्क्रिप्चर और ह्यूमन रेस के ट्रेजर पर तुम डीमंस कब्जा नहीं कर सकते, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही पावरफुल सिजिल का यूज करके उस बैरियर को ब्रेक कर दिया। उसी वक्त पोंगबो टूम से फ्लाई करते हुए बाहर आ जाता है। उसकी एनर्जी से ये सभी लोग घायल होकर नीचे गिरने लगे और पोंगबो ने सीधे आकर इरफान की सीने पर अपना हाथ लगाते हुए उसे पीछे की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। इरफान को समझ आ गया था कि उसका दोस्त उस पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि वो तो उसे इशारों में कुछ बताना चाहता है। और फिर एम्परर उसे पुश करके वहाँ से वापस जाने लगा। इधर इरफान को पता चल गया कि पोंगबो ने उसके सीने पर हाथ क्यों रखा था। दरअसल पोंगबो ने बड़ी ही चालाकी के साथ इरफान को टाओ स्क्रिप्चर का एक पन्ना दे दिया था। वेल यहाँ पर उसे मास्टर लिन ने कई बातें याद आने लगी। उन्होंने बताया था कि टाओ स्क्रिप्चर एक ऐसी चीज है जिसने एक जमाने में पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को शेक करके रखा था, इसलिए उस स्क्रिप्चर को अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट किया गया और उसी का सबसे इम्पोर्टेंट पेज लॉस्ट हो गया था। तो इरफान ये जान चुका था कि वो सबसे इम्पोर्टेंट पेज पोंगबो ने उसे दे दिया है। भले ही वो डीमन एम्परर के वश में था, मगर इसके बावजूद भी पोंगबो ने अपनी दोस्ती निभाई। वहीं पर इरफान कह रहा था कि चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं अपने भाई को दोबारा से वापस लाऊंगा। वेल यहाँ पर चल रही बैटल तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मगर उसी वक्त आसमान से ढेर सारे कल्टीवेटर अपने किलिन बीस्ट पर सवार होकर वहाँ पर पहुँच गए। दरअसल ये है एंशिएंट डिजोले
लोकेशन की जी फैमिली। सबसे आखिर में जी फैमिली का एल्डर जी यूनफेंग भी वहाँ पर अपीयर हो गया था। वो कहता है कि ईस्टर्न रेगिस्तान का सबसे आखिरी डीमन एम्परर यहीं पर कैद किया गया था। उसकी टूम पर एक बहुत ही पावरफुल सील भी था, मगर आज वो एम्परर दोबारा से अवेकन हो चुका है। जो सुनते साथ ही स्नेक डीमन उससे कहने लगा कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। जो सुनते साथ ही यूनफेंग ने उस पर अपनी लाइटनिंग से हमला करते हुए उसे एक ही सेकंड में राख में बदल दिया। जो देख एफान समझ गया था कि मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर मास्टर लिन उसे ग्रीट करते हुए बताने लगे कि हम यहाँ पर ह्यूमन रेस के ट्रेजर और टावी स्क्रिप्चर के आखिरी पन्ने पर क्लेम करने आए थे। जो सुनते साथ ही यूनफेंग अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए इस टूम को चेक करता है। वो कहने लगा कि स्क्रिप्चर का आखिरी पन्ना तो गायब हो गया, बताओ वो किसके पास है। मगर ये सभी लोग खामोश थे, तो मास्टर यूनफेंग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को चेक करने लगा। हालांकि जैसी वो एनर्जी एफान के पास आई उसी वक्त एक दूसरी फैमिली भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी, यानी कि मास्टर यूनफेंग उसके पास वो पन्ना देख नहीं पाता और इस तरह से एफान लकी साबित हुआ। वेल यहाँ पर जियांग यूचन नाम का बंदा यूनफेंग से कहने लगा कि आप अकेले ट्रेजर पर कब्जा नहीं कर सकते। वहीं पर एल्डर वो सेक्ट मास्टर को धीरे से बता रहे थे कि जियांग और जी फैमिली के आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। इनके झगड़े कई सौ सालों से चलते आ रहे। इधर यूनफेंग यूचन से कह रहा था कि बच्चे शायद तुम नॉर्थ से सीधे यहाँ आए हो, तो क्यों ना तुम पीछे हट जाओ। और रही बात ट्रेजर्स की तो उसे मैं कलेक्ट करूंगा। जो सुनते साथ ही यूचन ने गुस्से में आकर अपने पर्पल गोड को समन कर लिया। वहीं पर यूनफेंग भी अपनी शुरिकन ब्लेड्स निकाल चुका था। सो इस तरह से जी और जियांग फैमिली झगड़े करने के लिए तैयार हो गई। मगर उसी वक्त एक फायरबॉल बड़ी तेजी के साथ आकर वहाँ पर पटक जाता है। दरअसल वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी जियांग फैमिली के एल्डर जियांग हानजोंग की। वो आते साथ ही कुछ ट्रेजर्स के नाम बताने लगा, जिनमें शामिल है बैरन टावर, ग्रीन कॉपर और कुनलुन इमॉर्टल बेल। वो कहता है कि अगर इनमें से कोई भी ट्रेजर किसी के पास मौजूद हो तो वो बंदा बाइजाओ यानी कि एंशिएंट स्टार जोन को भी क्रॉस कर सकता है। तो बताओ फिर ऐसे ट्रेजर हमारी जियांग फैमिली अपने हाथ से जाने कैसे देगी। और इतना कहते साथ ही वो अपने फायरबॉल क्रिएट करके टूम की डोर पर अटैक कर देता है। मगर वहाँ पर तो एक बैरियर सेटअप था, जो देख हानजोंग तुरंत ही समझ जाता है कि ये तो डीमन एम्परर की पावर है। और तब तक यूनफेंग भी उसके पास पहुँच गया। वो कह रहा था कि यहाँ पर जो सील सेटअप किया गया वो हमारी ह्यूमन इसको अपोज करता है, इसलिए चाहे तुम कोशिश करो या मैं करूँ, कोई भी सील को ब्रेक नहीं कर पाएगा। और वैसे भी इस टूम के अपीयर होने की खबर फैल चुकी, तो याओची और उसके जैसे और भी पावरफुल लोग यहाँ पर आते ही होंगे। तो क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर यहाँ के ट्रेजर्स पर कब्जा कर ले। हम अगर एक साथ काम करें तो इस बैरियर के ब्रेक होने के चांसेस हैं। जो सुनकर यूजन उससे पूछने लगा कि एल्डर यूनफेंग जरा ये बताओ कि ट्रेजर मिलने के बाद बैरन पगोड़ा किसे दिया जाएगा। तो बंदा कहता है कि हम सभी लोग ईस्टर्न बैरन से बिलोंग करते हैं और कई सालों से सेंट्रल कॉन्टिनेंट हमारे रीजन को सप्रेस कर रहा, वो हर चीज में हमसे आगे हैं। सो अगर हम बैरन टावर को बाहर निकाल पाए तो हम दोनों फैमिलीज उसे एक साथ शेयर कर सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ट्रेजर हमारे ही कॉन्टिनेंट में रहेगा। इसके अलावा इस टूम से ढेर सारे डीमन सेक्रेड आर्टिफैक्ट और डीमन स्पिरिट जेड भी मिल सकते हैं। एक बार हम इस टूम को ओपन कर ले तो यहाँ से खाली हाथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एल्डर हानजोंग भी उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने कॉपर हेक्साग्राम पर्पल मिरर को बाहर निकाल लिया था। साथ ही यूनफेंग ने विंड बैनर को समन कर लिया और अब वो बैनर देखते ही देखते काफी बड़े फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साथ ही वो ट्रेजर एल्डर हानजोंग के हेक्साग्राम पर्पल मिरर के साथ भी कोऑपरेट करने लगा, जिससे इन दोनों ने मिलकर टूम पर जोरदार अटैक कर दिया और इसी वजह से वहाँ पर काफी जबरदस्त धमाका हो चुका था। तब तक टूम का डोर थोड़ा सा ओपन होकर उसमें से एक ट्रेजर बाहर आ जाता है। तो ये दोनों एल्डर फटाफट से उसे पुल करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कई सारी फॉर्मेशन डाइस बनाकर उस ट्रेजर को ट्रैप करने की कोशिश की, मगर उस ट्रेजर के साथ डीमन एम्परर भी बाहर आ चुका था और उसने इनके फॉर्मेशन को तहस नहस कर दिया। वेल हम देख पाते हैं कि पोंगबो का नया फॉर्म जो कि कम्प्लीटली डीमन एम्परर में बदल चुका था, तो एफान उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। हालांकि एल्डर वू ने उसे रोक लिया था। वो कह रहे थे कि सबके सब कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारी औकात इनके सामने किसी चींटी से कम नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर मत जाओ। इधर ये दोनों एल्डर्स अपने फायर और थंडर हैंड्स को रिलीज करते हुए डीमन एम्परर को जकड़ने की कोशिश करने लगे, जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। और साथ ही उसके साथ जो ट्रेजर था उसी से ड्रम बीटिंग की आवाजें आने लगी, जिसे सुनते साथ ही एफान समझ गया कि शायद इसमें से कुछ तो बाहर आने वाला है। वहीं पर डीमन एम्परर को इन दोनों के हमलों से तकलीफ होने लगी और उसी वक्त तो क्रिस्टल ब्रेक होकर ये दोनों एल्डर्स पीछे की तरफ पुश हो गए। वेल इसमें से डीमन एम्परर का सीक्रेट हार्ट बाहर
बाहर आ चुका था और अब उसी हार्ट को हासिल करने के बाद डीमन एम्परर और उसके लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। एल्डर्स उनके पीछे नहीं जाते क्योंकि उनके लिए तो इस टूम को ओपन करके यहाँ के ट्रेजर्स पर कब्जा करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था और अब उन्होंने एक बार फिर से टूम पर अटैक करना शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ एफान पोंगबो की तलाश में निकल गया। उसे कुछ भी करके पोंगबो को वापस लाना था। उसे ये भी पता है कि थोड़ी देर में इस जगह पर काफी सारे कल्टीवेटर्स पहुंच जाएंगे, तो पोंगबो को ढूंढकर वहां से निकलना ही बेहतर होगा। और उतने में उसे एक बार फिर से डीमन एम्परर की हार्ट बीटिंग सुनाई देने लगी, तो वो उसी आवाज को फॉलो करते हुए जंगलों में भटकने लगा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तो समझ जाता है कि ये जगह दरअसल एक इल्यूजन है, तो वो अपने टाविस टीचिंग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगता है और फाइनली वो एक अलग ही जगह पर पहुंच गया जो कि काफी ज्यादा हरी भरी थी। और उतने में वुडन वाइन्स ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। एफान बड़ी ही तेजी के साथ मुंह होकर उन हमलों से खुद को बचाने लगा, लेकिन वो अटैक्स और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं, जिसके चलते फाइनली एफान उन वाइन्स के चुंगल में फंस जाता है। और इसी दरमियान उसने देखा कि वहाँ पर तो ऑलरेडी एक फॉर्मेशन सेटअप था, तो एफान वहाँ पर उन वाइन्स का क्लैश करवाते हुए आगे बढ़ गया। उसे कुछ भी करके इस फॉर्मेशन से आजाद होना था। और तभी उसकी नजर पड़ी एक लोटस फ्लावर पर, जिसके चलते फाइनली वो फॉर्मेशन डीएक्टिवेट होकर एफान उसमें से बाहर आ गया। और अब यहाँ पर एफान को अपने सामने एक फेरी नजर आती है, तो सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। तो बंदी उससे आगाह करते हुए कहने लगी कि आगे मत बढ़ना वरना तुम मारे जाओगे। एफान दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस दुनिया की लड़कियां तो काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। वेल इस बंदी का नाम है यान रियू। एफान उससे कह रहा था कि आपने मेरे लिए लाइफ डोर सेटअप किया, जिसके चलते मैं उस फॉर्मेशन से बाहर निकल पाया, यानी कि आप जरूर से कोई फेरी होगी। तो मैं बस आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला तो ये, क्या एम्परर पोंगबो यहाँ पर मौजूद है? जिस पर यान रियू ने हाँ में जवाब दिया। तो एफान उससे पूछने लगा कि क्या तुम पोंगबो को मेरे हवाले करोगी? तो यान रियू उसके सामने एक लोटस को ब्लूम करती है। वो कह रही थी कि पोंगबो इसी ग्रीन लोटस में है जिसे मैंने बचाया था, तो मैं इसे तुम्हारे हवाले कैसे कर दूं? तो एफान उसे बताने लगा कि वो डीमन क्लैन का एम्परर नहीं बल्कि मेरा दोस्त है और मैं उसे वापस ले जाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। तो यान रियू कहने लगी कि पोंगबो ने अपनी मॉर्टल बॉडी एम्परर के हवाले कर दी है, जिससे वो काफी ज्यादा ताकतवर बन गया। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम लोगों के नसीब में होती। जिस पर एफान कह रहा था कि ना, मेरा दोस्त ऐसा नहीं करेगा, वो डीमन एम्परर की पावर्स नहीं चाहता। तब तक बाकी के डिमोनिक कल्टीवेटर्स भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। सो गाइस, अगर यान रियू की बात की जाए तो ये बंदी डीमन क्लैन की प्रिंसेस है और साथ ही साथ अज़ूर एम्परर की ब्लड लाइन कैरी करने वाली आखिरी डिसेंडेंट। सो अब यान रियू किंग यान को बता रही थी कि ये बंदा काफी ज्यादा यूनिक होने के साथ साथ हमारे डीमन क्लैन के भी काम आ सकता, तो जाओ जाकर इसकी एबिलिटीज को चेक करो। जो सुनते साथ ही किंग यान ने उस पर अपने डैगर से अटैक करना शुरू कर दिए, मगर एफान तो उसी के डैगर पर कब्जा करते हुए उसका मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है। और इसी दरमियान वो अपना डैगर उसके गले पर भी लगा चुका। वो उससे कह रहा था, सबमिट करो, तुम मुझे हरा नहीं सकती। मगर किंग यान खुद को आजाद करते हुए अपनी एनर्जी से एफान को जकड़ लेती है। वो पूरी तरह से उसकी एनर्जी में ट्रैप था और तब तक किंग यान ने उस पर कई सारे डैगर्स पॉइंट कर दिए। वो कह रही थी, जाने मन हार मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी हुई। और अब वो अपने डैगर्स उस पर रिलीज कर चुकी, लेकिन उसी वक्त अज़ूर एनर्जी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके एफान को बचाया गया। दरअसल पोंगबो यहाँ पर पहुंच चुका था। उसे देखते साथ ही सभी लोग उसे ग्रीट करने लगे और पोंगबो अपने डिमोनिक आवाज में उन्हें हुक्म देता है कि जल्दी से इसे आजाद करो, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो सुनते साथ ही किंग यान ने फटाफट से उसे रिहा कर दिया। वेल एफान यहाँ पर अपने दोस्त को वापस बुला रहा था, मगर पोंगबो एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से चला गया। साथ ही एफान को भी उस राउंड से बाहर भेज दिया जाता है। एफान काफी ज्यादा मायूस था, उसे समझ नहीं आता कि वो अपने दोस्त को बचाएगा कैसे। और तभी वो एक लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक बड़ी सी कॉरिडोर नजर आती है। इतना ही नहीं, जी और जियांग फैमिली के एल्डर्स ने डीमन एम्परर की टूम को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया था, जिसमें से कई सारे ट्रेजर्स बाहर निकलने लगे। तो सभी लोगों ने उन ट्रेजर्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते टूम के सामने अब तो बस एल्डर जी और जियांग थे। वो कहते हैं कि बैरन टावर अभी तक बाहर नहीं आया, तो क्यों ना दोबारा से टूम पर हमला किया जाए। तो ये दोनों दोबारा से अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए टूम पर अटैक करना शुरू कर चुके। वहीं दूसरी तरफ एफान जिस क्लिफ के पास खड़ा था, वहाँ पर एक ग्रीन सोड आकर धंस जाती है, तो एफान ने उस ट्रेजर को कलेक्ट कर लिया। मगर तभी दुआन नाम का एक मोटा बंदा वहाँ पर आकर पटक जाता है। उसने देखा कि एफान के हाथ में एक सोड लगी है, तो तुरंत ही उसे बताने लगा कि ये किलर सोड है, इसलिए बिल्कुल भी अपनी जगह से मत हिलना। ये ग्रैंडपा डुआन इस तलवार को सप्रेस कर देगा। और फिर वो गोल गोल घूमते हुए फालतू के मंत्रास को पढ़कर एफान की तलवार को उससे छीन लेता है। एफान
इरफान उससे कहने लगा कि शायद आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो, जैसा कि आपने इस सोड को अपने काबू में किया, उसी तरह से मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल मेरा एक दोस्त एक ईवल सोल की पोजीशन में है, तो क्या आप उसे दोबारा से नॉर्मल कर सकते हो? तो दुआन कहने लगा कि हाँ, एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा। तुम घर जाओ, खा पी कर सो जाओ, जब नींद खुलेगी तब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने होगा। और इतना कहते साथ ही दुआन वहाँ से रवाना हो गया। इरफान भी समझ गया था कि इस मोटे ने तो मुझे चूना लगा दिया। अब थोड़ी देर में वहाँ पर एक और ट्रेजर पहुँच जाता है, मगर दोबारा वो दुआन वहाँ आकर पटक गया। इस बार इरफान उसे ट्रेजर नहीं देना चाहता था, तो बंदा कहते हैं ना, मैं तुम्हारे ट्रेजर पर कब्जा करने नहीं आया, बल्कि मैं तो इसकी डिमोनिक पावर्स को सबड्यू करूंगा। और एक बार फिर से वो इरफान का ट्रेजर उससे छीन लेता है। साथ ही वो इरफान से कहने लगा कि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बनेंगे, इसलिए तो हम बार बार आपस में टकरा रहे हैं। और फिर से वो बंदा वहाँ से भाग निकला। इधर टूम में एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर उसकी ऑरा पूरे इलाके में फैलने लगी। दरअसल एल्डर जी और जियांग ने उस टूम को काफी ज्यादा डैमेज किया था, मगर अभी भी बैरन टावर बाहर नहीं आता। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर यूनफिंग ने अपनी ब्लेड व्हील को फॉर्म कर लिया था, और वहीं पर हानजांग एक फायर स्पीयर को बना लेता है। और एक बार फिर से इन दोनों ने टावर पर बड़ा ही खतरनाक अटैक कर दिया, जिससे पूरा इलाका शेक होने लगता है। इधर इरफान के पास एक और ट्रेजर पहुंच गया था, तो वो समझ जाता है कि स्टोन वॉल में कुछ तो ऐसा जरूर है जो ये ट्रेजर यहाँ पर अपने आप जमा हो रहे। और अब फाइनली इरफान उस ट्रेजर को केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। वो तो शुक्र मना रहा था कि अच्छा वो मोटा दुआन यहाँ पर नहीं आया, मगर तभी वो गेंद जैसे वहाँ पर आकर पटक जाता है। उसने आते साथ ही एक बार फिर से इरफान की ट्रेजर को उससे छीन लिया। साथ ही वो इरफान को बता रहा था कि मैंने 3 बार तुम्हारे ट्रेजर्स को सबड्यू करके तुम्हारी जान बचाई है। मगर अब इरफान को भी इस बंदे पर गुस्सा आने लगा, और उतने में ही टूम से एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर बाहर आ जाता है। तो ये दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर वो ट्रेजर उनके हाथ से फिसल कर दोबारा उस स्टोन वॉल के पास पहुंच गया। इधर दुआन इरफान से कह रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी जरूर होगी, तो वो अपने एक ट्रेजर पर सवार होकर इरफान को साथ लेके साइड में हट जाता है। इधर वो ट्रेजर काफी तेजी से अपनी ऑरा को रिलीज कर रहा था, जिसके चलते ये दोनों मास्टर्स पीछे की तरफ पुश हो गए। और तभी वहाँ पर यान रियो भी पहुंच गई। वो कहने लगी कि ये हमारे डीमन एम्परर का होली ट्रेजर है। अब इरफान तो उसे देखते साथ ही उसके साथ पोंगो के बारे में बात करने जाने वाला था, मगर दुआन उसे वहाँ से लेकर भाग निकलता है। इधर यान रियो पर हानजांग ने अपने स्पीयर को रिलीज कर दिया था, मगर वो बंदी उसी ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर हेवन किलिंग डाओ पैटर्न रिलीज कर देती है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन दोनों ने अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर ली। इतना ही नहीं, उस हेवन किलिंग डाओ की चपेट में जो भी आया वो जलकर राख हो गया। तो इन दोनों मास्टर्स ने अपनी पावर्स को एक साथ मर्ज करते हुए बड़ा सा फायरबॉल क्रिएट करके यान रियो की तरफ चार्ज कर दिया था, मगर डीमन प्रिंसेस यान रियो इन दोनों को अलविदा कह के वहाँ से गायब हो गई। तो अब ये दोनों मास्टर बैरन टावर को हासिल करने के लिए दोबारा से टूम की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इरफान दुआन के साथ जंगल में इमरजेंसी लैंडिंग कर चुका था। दुआन उससे डांटते हुए कहने लगा कि भाई क्या तेरा खुद पर जरा भी काबू नहीं है? मैं जानता हूँ वो बंदी खूबसूरत थी, लेकिन तू तो उसकी पावर्स को पहचाने बिना ही उससे बात करने जाने लगा। तो इरफान उसे बताने लगा कि इसी के पास मेरा भाई है और मैं चाहकर भी मेरे भाई को बचा नहीं पा रहा, जिसके बाद इरफान काफी ज्यादा मायूस हो गया। वहीं पर डुआन उसे बता रहा था कि तुझे अपने भाई को बचाना है तो काफी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, ऐसे मसले बात करने से हल नहीं होते। और अब दोबारा से ट्रेजर हासिल करने रवाना हो जाता है। इधर इरफान एक क्लिफ पर पहुंच चुका था। उसने देखा कि वहाँ पर एक सोड आकर गिर गई, मगर तभी 2 कल्टीवेटर्स उसे हासिल करने के लिए आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक बंदे ने तो बड़ी आसानी से दूसरे को मार दिया था, जो देखते साथ ही इरफान वहाँ से फटाफट से निकल पड़ा, मगर तभी उसके सामने एक और ट्रेजर आकर गिर जाता है। और तभी वो कल्टीवेटर खुद उस ट्रेजर पर कब्जा करते हुए कहने लगा कि ये ट्रेजर अब मेरा हो गया। लेकिन उसी वक्त एक फायर स्पीयर ने उस बंदे पर हमला कर दिया। दरअसल ये अटैक किया था जियांगफेंग नाम के बंदे ने। वो इरफान से कह रहा था कि ये जगह अब हमारी जियांग फैमिली के अंडर है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद जियांगफेंग ने उस ट्रेजर को कलेक्ट कर लिया, मगर उस ट्रेजर को देखकर वो ज्यादा खुश नहीं होता, तो उसने तुरंत ही वो ट्रेजर इरफान को वापस कर दिया। उसे लग रहा था कि ये तो बस जंग लगा हुआ एक कॉपर का टुकड़ा है। अब उस बंदे के वहाँ से जाने के बाद डुआन वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे उसने इरफान के हाथ में ट्रेजर देखा, वो तुरंत ही उस पर कब्जा करने चला
चला गया। तो एफान उससे कहता है कि ये वाला ट्रेजर काफी ज्यादा स्पेशल है, अगर तुम इसे भी लेना चाहते हो तो इसके बदले तुम्हें कोई स्पेशल टेक्निक मुझे देनी पड़ेगी। तो दुआन उसे बताने लगा कि एनलाइटनमेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए तुम्हें खुद ही कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। और फिर वो एफान का ट्रेजर उससे छीन लेता है, मगर उसने देखा कि ये तो कॉपर का मामूली सा टुकड़ा है। तो एफान से कहने लगा कि इसे फालतू ट्रेजर के बदले में तुम मेरे से टेक्निक मांग रहे थे, ये मुझे नहीं चाहिए। और फिर वो ट्रेजर वहीं पर फेंक के वहाँ से रवाना हो गया। इधर एफान ने उस ट्रेजर को उठा लिया था। वो कहता है कि सभी लोग तुम्हें फालतू समझकर फेंक दे रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम तो हमेशा मेरे पास रहोगे। और उतने में वो ट्रेजर अपने आप एक्टिवेट होते हुए सीधे एफान के माइंड स्पेस में चला जाता है। वेल एफान को पोंगो ने जो टावी स्क्रिप्चर दिया था वो भी इस ट्रेजर के आसपास रिवॉल्व करने लगा। एफान भी सोच में पड़ गया कि आखिर ये ट्रेजर है क्या। वेल उसने नोटिस किया कि इस ग्रीन कॉपर पर डाउ पैटर्न्स मौजूद थे, जो कि कल्टीवेशन की जर्नी में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उतने में दुआन दोबारा से गेंद जैसे फ्लाई होते हुए वहाँ पर पहुँच गया। वो आते साथ ही एफान से पूछ रहा था कि बता मेरा ग्रीन कॉपर कहाँ चला गया, जिस पर एफान कह रहा था कि तुम्ही ने तो उसे फेंक दिया था। अब ये सुनते साथ ही डुआन अपने हाथ पर ही गुस्सा निकालने लगा और उसकी ऐसी हालत देख एफान को भी मजा आ रहा था। वो कह रहा था भाई मुझे लगा वो बस मामूली सा लोहे का टुकड़ा है, तो मैंने भी उसे पानी में फेंक दिया। हालांकि डुआन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, तो वो अपने डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट करते हुए एफान को चेक करने लगा। एफान भी समझ गया कि ये बंदा उसके माइंड को पढ़ना चाहता है, तो दिल ही दिल में बार बार दोहराने लगा कि मैंने ट्रेजर को लेक में फेंक दिया है। और दुआन को भी इसकी तसल्ली हो गई, उसने तो सीधा रोना ही शुरू कर दिया था। वो कहने लगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो इस स्पेशल ट्रेजर को पहचान नहीं पाया। वो कोई मामूली ट्रेजर नहीं बल्कि ग्रीन कॉपर था। उसके ऊपर मौजूद डाउ पैटर्न काफी ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट वो ट्रेजर बैरन टावर के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता। और इतना कहते साथ ही दुआन ने सीधे उस लेक में छलांग लगा दी, मगर ट्रेजर तो वहाँ पर था ही नहीं, इसलिए दुआन को भी खाली हाथ वापिस आना पड़ा। वो एफान को बताता है कि भले ही मुझे ट्रेजर नहीं मिला, लेकिन मुझे एक सीक्रेट बात पता चली। दरअसल ये डीमन एम्परर काफी ज्यादा शातिर था। इसने अपनी एक नहीं बल्कि 2 टूम बनाई थी। एक तो है यिन टूम और दूसरी है यांग टूम। यांग टूम तो सोलक्यानो में मौजूद थी, मगर एम्परर की असली बॉडी इस लेक के अंदर मौजूद यिन टूम में दफनाई गई है। मैं तो उस टूम के पास जा भी नहीं पाया, क्योंकि उस पर काफी सारे भयानक रेस्ट्रिक्शन सेटअप हैं। उतने में ही एक 3 हेडेड ब्लैक गोल्ड मंकी पानी से ऊपर छलांग लगा देता है। वेल उसने आते साथ ही अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज कर इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर दिए। एक बहुत ही पावरफुल क्रीचर था जो ह्यूमन सोल्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता। तो डुआन उस पर टैलिस्मान सेटअप करके उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उस क्रीचर पर इसका कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट उसने तो अपनी प्योर इन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को खत्म करने की कोशिश की। और यहाँ पर डुआन एफान को भी बचा रहा था। उसने अपने कई सारे आर्टिफैक्ट का भी इस्तेमाल किया, मगर ब्लैक गोल्ड मंकी पर इसका कोई असर नहीं होता। और उतने में एफान ने वहाँ पड़ी तलवार उठाकर सीधे उस मंकी के सिर पर छलांग लगा दी। उसने तो तलवार सीधे उस मंकी के सिर में घुसा दी थी, जिससे वो ब्लैक गोल्ड मंकी घायल होकर पानी में वापस चला गया। वहीं पर दुआन ने दोबारा से उस ट्रेजर को एफान से छीन लिया, यानी कि ये बंदा एक नंबर का लालची है। और फिर एक बार फिर से उसने ग्रीन कॉपर के लिए रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मैं बिल्कुल हार नहीं मान सकता, मगर तब तक एक और मुसीबत इनके सामने आ चुकी थी। दरअसल स्कल स्पिरिट की आर्मी लेक से बाहर आ गई, क्योंकि दुआन ने डीमन एम्परर की टूम के साथ छेड़खानी की थी। तो उसी का बदला लेने के लिए आर्मी यहाँ पर पहुँच चुकी है। उन्होंने तो कई सारे एरोज इन दोनों पर शूट कर दिए, लेकिन दुआन ने एफान से जितने भी ट्रेजर छीने थे उसी का यूज कर वो उन स्कल स्पिरिट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर उन्हें वापस भेज देता है। इतना ही नहीं, उनमें से कई सारे स्पिरिट उन ट्रेजर की मदद से डिस्ट्रॉय हो गए थे। साथ ही उन स्पिरिट के पास से इन्हें एक वुडन टोकन भी मिल जाता है, जिस पर लिखा था कि रेत को स्प्रेड करो और अपनी आर्मी बनाओ। तो दुआन कहने लगा कि शायद ये स्कल्स की आर्मी इसी टैक्टिक का यूज करके बनाई गई होंगी। उतने में एक बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है जो कि जी फैमिली का डिसाइपल था, और उसने उस वुडन टोकन को हासिल करने के लिए दुआन पर हमले करना शुरू कर दिए। मगर दुआन को उसे हराने में अपनी तशरीफ का धक्का ही काफी था। उसने जैसे उस बंदे को लेक में फेंका, लेक में मौजूद डेड आर्मी उस बंदे को ब्रूटली खत्म कर देती है। साथ ही उस बंदे का खून उस लेक में मिल चुका था, जिसके चलते डीमन एम्परर की टूम पर लगे हुए रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो गए। जो देख दुआन कह रहा था कि अब तो इस टूम को ओपन करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। और उतने में जी और जियांग फैमिली के एल्डर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें भी पता चल गया था कि डीमन एम्परर की इन टूम इसी लेक के नीचे मौजूद है। वो कहते हैं कि शायद इसी वजह से ह्यूमन रेस के ट्रेजर हमें यांग टूम में
नहीं मिले, क्योंकि वो तो इस लेक के नीचे दफन होंगे। मगर अब तो इस टूम ने अपना डिफेंस मैकेनिज्म अनलॉक कर दिया है, शायद हम इसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। मगर वो लोग उस टूम को चेक करने के लिए तैयार हो गए ताकि उन्हें आगे की प्लान बनाने में आसानी हो जाए। और अब वो इरफान और दुआन से पूछने लगा कि बताओ तुम में से किसने मेरे जी फैमिली के डिसाइपल पर अटैक किया था। तो दुआन तुरंत ही इरफान का नाम बता देता है और फाइनली इरफान को समझ आ गया कि जिसे वो अच्छा इंसान समझ रहा था दरअसल वो एक धोखेबाज है। उसने तो खुद ही जी फैमिली के बंदे को लेक में ढकेल दिया था, लेकिन इल्जाम लगाया इरफान पर। सो अब इरफान भी कहा ही खामोश रहने वाला था। वो कहता है भाई तुमने ही तो लेक में छलांग लगा दी थी और बाहर आकर मुझे बताया कि वहाँ पर इन टूम मौजूद है, जिसके बाद तुमने उस बंदे को पानी में फेंक दिया। साथ ही एल्डर जी को बता रहा था कि ये बंदा जानता है डीमन एम्परर की टूम कहाँ पर है। तो एल्डर जी ने दुआन को उठाकर सीधे पानी में फेंक दिया और वो दोनों एल्डर्स भी उसके पीछे रवाना हो गए। वहीं पर इरफान कह रहा था भाई दुआन तुम किस्मत वाले बंदे हो, इसलिए बिल्कुल भी डरना मत, तुम जरूर से जिंदा वापिस आओगे, बस अगली बार किसी और को उल्लू मत बनाना। जिसके बाद इरफान वहाँ से निकल पड़ा और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।